नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसका होगा गुजरात, लगातार बात हो रही है और अब तो पहले चरण का मतदान भी हो गया है और दूसरे चरण का मतदान भी काफी दूर नहीं है। 5 दिसंबर यानी मंडे को वोट करना है। दूसरे चरण का चुनाव होना है जिस पर 93 सीटों का गणित लगाया जाएगा, लेकिन कल 89 सीटों पर जो मतदान हुआ है वो पिछले साल से कम हुआ है और खासकर पाटीदार, बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा गुजरात की सियासत में पाटीदार माने जाते हैं, लेकिन इस बार पाटीदारों ने वोट करने में उदासीनता दिखाई है। इस कम वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्या अन्य दलों को फायदा होगा, इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट जयेश शाह। जयेश भाई, स्वागत है। जयेश शाह से यही जानेंगे कि आखिरकार कम मतदान से क्या होगा, अब गुजरात का सिनारियो, किसको होगा नुकसान और किसको होगा फायदा। कल जो पहले चरण का चुनाव मतदान की हुआ है उसमें 62.89% वोटिंग हुआ है। अप्रोक्स 63% हम गिन सकते हैं और पिछली बार पहले चरण में 2017 में वोटिंग हुआ था 68%, यानी करीब करीब 5% का फर्क है। बहुत जोर लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी खुद बहुत जोर लगा रही थी, क्योंकि गढ़ होने के बावजूद स्टार प्रचारकों की फौज जिस तरह से गुजरात में उतार दी गई है, कांग्रेस पार्टी भी साइलेंटली बहुत वक्त से कुछ ना कुछ कर रही है और आम आदमी पार्टी ने बहुत जोरों शोरों से गुजरात की सियासत में एंट्री के दावे तो किए हैं, लेकिन कम मतदान से अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर प्रत्याशी टेंशन में आ गए हैं। रातों की नींद हराम हो ही गई होगी। पहले मैं इतिहास से आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूँ। गुजरात कभी भी हाई वोटिंग वाला इलाका नहीं है। 2012 में 72% वोटिंग हुई थी जी। 2017 में 69% वोट हुई थी जी। इस बार 63 तो हुई है, लास्ट चुनाव से 5% कम हुई है, लेकिन उससे पहले गुजरात की एवरेज देखो तो 55% की एवरेज है। तो गुजरात की एवरेज के हिसाब से ये जो वोटिंग हुई है वो अच्छी है, क्योंकि इस चुनाव में न कोई वेव था, इश्यूज शुरुआत में उठाए गए, लेकिन उस इश्यूज पर चुनाव टिका नहीं और उस इश्यू आगे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इश्यूज आगे आए नहीं और इश्यूज फिजल आउट हो गए, फ्रीज आउट हो गए। तो ऐसे माहौल में मतदार कभी भी रोमांचित होता नहीं है, उत्तेजना आती नहीं है, उन्माद आता नहीं है। तो इसलिए ऐसे सिनारियो में 63% वोटिंग अच्छा गिना जाता है। हाँ, एक बात है, 5% वोटिंग कम हुई है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि आदिवासी इलाकों ने बम्पर वोटिंग किया है। ऐसा नहीं है, वहां पर वोटिंग 70% के आसपास हुई है, लेकिन 17 में और 12 में वहां पर 80%, 78 से 80%, वहां पर भी करीबन 10% वोटिंग कम हुई है जी। तो ऐसे देखा जाए तो आदिवासी इलाकों में भी 10% वोटिंग कम हुई है और सौराष्ट्र के इलाकों में जो पाटीदार डोमिनेटेड सीट्स है, करीब 27 सीट, वहां पर वोटिंग कम से कम कई इलाकों में 9 से 10%, कई इलाकों में 5 से 7% कम हुई है जी। आप ये पर्सपेक्टिव देखिए, जैसे सूरत है, सूरत में कारंज की सीट है, कारंज की सीट में शायद 50 या 52% वोटिंग हुई है जी। ओवरऑल एवरेज भी नहीं है वहां पर। तो जो पाटीदार डोमिनेटेड बूथ्स थे वहां पर वोटिंग कम हुई है। उसका मतलब ये निकाला जाए कि पाटीदार वोटर नाराज है, वो स्पष्ट संकेत ये वोटिंग दे रहा है। बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि पाटीदार 2017 से पहले करीबन 80% पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 1985 से पाटीदार कम्युनिटी कांग्रेस से खिसक के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आनी शुरू हुई। 2012 में करीब 80% पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2017 में पाटीदार अनामत आंदोलन के हाइट पर जब चुनाव हुआ था, उस टाइम पर करीब 58 to 60% पाटीदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। 20 से 22% पाटीदार ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से दूर होकर के कांग्रेस के पास चले गए थे जी। उस टाइम पर वोटर को तीसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जाकर के उन्होंने वहां पर वोट दिया। इस बार ऐसा हुआ है, पाटीदार वोटर नाराज तो है, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वोट नहीं देना है।
शायद आम आदमी उन्हें भी पार्टी कोई मजबूत विकल्प उन्हें नहीं कोई मिला। आम आदमी पार्टी जिस वोट पर इतना जोर लगा रही थी, हम्म। शायद उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं किया है। हम्म। ये मेरी बात है, 8 तारीख को सच। आम आदमी पार्टी को ऐसा था कि पाटीदार उनके हक में वोट कर सकते हैं। उनको ऐसा था, इसलिए तो उन्होंने पाटीदार के जो सौराष्ट्र में सौरत में जो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, जहां पर करीब 4 से 5 लाख पाटीदार 7 विधानसभा क्षेत्र मिलके है जी। वहां पर उन्होंने अपने ही 6 दिग्गज कैंडिडेट को उतारे थे जी। एक ही पॉकेट में। तो उनको यह था कि कम से कम 5 या 6 सीट वहां से निकाल दे, 2-3 सीट सौराष्ट्र से निकाल दे, 2-3 सीट मध्य गुजरात में जैसे डेडियापाड़ा है वैसे तो निकाल दे, तो 12-14 सीट निकाले। ऐसा उनके कैलकुलेशन से चल रहे थे। जी जी। पाटीदार, एक बात बता दूं, पाटीदार और आदिवासी दो बहुत बड़े फैक्टर है हमेशा गुजरात की सियासत में, और पाटीदार नाराज चल रहे हैं, उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आदिवासियों का जो ज्यादा वोट हुआ है उससे किसको फायदा होगा, ये बात भी हम जरूर करना चाहेंगे। पहले आप कंटिन्यू करिए। आम आदमी पार्टी का कैलकुलेशन था ओटीपी, ओबीसी, ट्राइबल एंड पाटीदार, तीनों को टारगेट किया गया। ओटीपी कार्ड उनका ग्राउंड रियलिटी पर 2-3 जगह के अलावा चला हुआ दिखा नहीं है। जहां 2-3 जगह पर चला भी है, एग्जांपल देता हूं, डेडियापाड़ा है, मैं पाटीदार की बात से हटके करता हूं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। जी जी। तो वहां पर डेडियापाड़ा में चैतर वसावा करके कैंडिडेट है, अगर वो अपक्ष भी निर्दलीय भी लड़ ले, कोई भी पार्टी में से लड़ ले, तो वो जीतने चैतर वाला वसावा ने बहुत तो मजबूत दावेदारी वहां से पेश की है। अपने खुद के बल जो जीतेंगे वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से नहीं जीतेंगे, अपने खुद के बलबूते पर जीतेंगे। जी। तो ये जो बदलाव जो देखा गया है ना चुनाव, चैतर वसावा की बात हो रही है, तो अर्जुन राठवा क्या होगा? अर्जुन राठवा तो अगर वो डिपॉजिट बचा पाए तो उनका नसीब होगा जी, क्योंकि वहां से उनकी भी मजबूत दावेदारी सामने आ रही है। उनकी वो तो 4था-5वां इलेक्शन, आगे 3 इलेक्शन वो लड़ चुका है, कहीं पर भी 2% से ज्यादा वोट अर्जुन राठवा को नहीं मिले हैं। जी। तो अर्जुन राठवा को वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन आदिवासी वोट बैंक में 10 से 12% जो वोटिंग कम हुई है, वो भी आदिवासी मतदारों की नाराजगी नहीं है। कई जगह पर जो आदिवासी जो मतदार है वो एक्चुअली क्या माइग्रेटरी होता है। कई आदिवासी वर्कर्स माइग्रेंट होकर के अलग अलग शहरी विस्तारों में अलग अलग कारखानों में काम करने जाते हैं। दक्षिण गुजरात की बात करें तो गन्ने की फैक्ट्रियों में जाकर के काम करते बाय लौट जाते, तो थोड़ा बहुत ये इम्पैक्ट भी उसमें पड़ा हुआ है। इस बार आदिवासियों ने किसे वोट किया होगा? अगर इतना ज्यादा वोटिंग आदिवासी इलाकों में हुआ है तो किसकी और आदिवासियों का झुकाव होगा? नहीं, वहां पर कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है, आम आदमी पार्टी इतना पिक्चर में, लेकिन उसमें तकलीफ क्या होगी, कांग्रेस की मजबूती आम आदमी पार्टी खा जाएगी। कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो वोट काटेगी नहीं, इसे वोट काटने की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी उसमें इनरोड करेगी। बाकी कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है इस बार ट्राइबल क्षेत्र में, जैसे वैसे भी उनका गढ़ बना जाता है, लेकिन काफी मजबूत थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से कई बैठकें कांग्रेस को शायद गंवानी पड़े, तो उसमें कोई वजह नहीं होगी, ऐसा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी कोशिश की कि आदिवासियों को, वनवासी नाम दिया उन्होंने, आदिवासियों को अपने पाले में लेने की कोशिश की जाए। क्या कुछ समर्थन मिल सकता है? वनवासी नाम आज का नहीं है। मोदी जब से आए तब से वनवासी काम चल रहा है। वनवासी कल्याण परिषद उनकी आरएसएस की एक विंग है, वो चल रही है। नरेंद्र मोदी ने वन बंधु कल्याण योजना जो बने, वन बंधु नाम से योजना है, वहां आदिवासी कल्याण योजना नहीं है, वन बंधु कल्याण योजना है। तो ये तो है ही है, मतलब ये खाली एक राजनीति है कि वनवासी नाम दिया है। वो वनवासी नाम दायकाओं से, जब जनसंघ के टाइम से वनवासी नाम चल रहा है, तो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आदिवासी लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें आदिवासी बोले या वनवासी बोले, उनसे हमें कोई। राहुल गांधी वहां आए थे, कुछ कमाल किया होगा राहुल गांधी ने? नहीं, आप राहुल गांधी की बात करें तो मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने सबसे पहली रैली दाहोद में एड्रेस किया था। आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया है। जल जंगल जमीन आंदोलन, ऐसा बैनर स्टेज बैनर पे लगा हुआ था। मैं गुजरात के दर्शकों को बता दूं कि जल जंगल जमीन हमारा, वो नारा किसका है? वो नक्सलाइट मूवमेंट का है। गुजरात का जो वोटर है ना, गुजरात का वोटर कभी भी नक्सलाइट मूवमेंट या एक्टिविस्ट मूवमेंट या कम्युनिस्ट मूवमेंट को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। वो कांग्रेस का डेडिकेटेड वोटर होगा ना, तो भी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा। गुजरात मींस बिजनेस। मैं एक एग्जांपल बताऊं, गुजरात में सोशल इनकम बहुत बड़ा है। शायद आपके दर्शकों को सोशल इनकम क्या है वो मालूम नहीं होगा। एक परिवार में पुरुष आदमी जॉब करता है, उसको अपने घर की लेडी के नाम पे कुछ इंश्योरेंस का काम करता होगा, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता होगा, कुछ स्टेशनरी का बिजनेस, तो साइड इनकम 60 से 70% परिवारों में साइड इनकम जनरेट होती रहती है, वो सोशल इनकम है। तो उनके लिए
बिजनेस जरूरी है, बिजनेस चलना अनिवार्य है। इसलिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी विचारधारा और एक्टिविस्ट विचारधारा को गुजराती वोटर ने, चाहे वो कांग्रेस के वोटर हो, कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको बता दूं, गुजरात में कांग्रेस की क्या भूल हुई, उन्होंने कन्हैया कुमार को बुलाया स्टार प्रचारक के रूप में। गुजरात में वो इतने, मैं बड़ौदा के एक बड़े दिग्गज नेता की बात, नाम नहीं बताऊंगा, बड़ौदा के एक दिग्गज ने, कांग्रेस के नेता ने मुझे बताया कि जयेश भाई, कन्हैया कुमार को बुला के हमारी 5 सीट पर 10,000 का वोट काट लिया। अच्छा, हमारी कांग्रेस की कोर वोट बैंक में 10,000 वोट कन्हैया कुमार ने बहुत अच्छे भाषण किए हैं, लेकिन यहाँ ये पर एक आइडियोलॉजी का बात है। जब आइडियोलॉजी की बात आती है ना, तब वो कांग्रेस का वोटर हो या भाजपा का वोटर हो, उस टाइम पर वो गुजराती वोटर है। वो अपना देखता है कि हमारे लिए बिजनेस अगत्य की बात है, इस टाइम पर पॉलिटिक्स नहीं चलती है। ये उनके लिए विचारधारा का मामला है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, 1960 के दशक में जब गुजरात, तो बंबई स्टेट बात तो जयेश भाई कौन कर रहा है? अगर स्मृति ईरानी आ रही है तो कांग्रेस पे बात करिए, अगर राजनाथ सिंह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, बिजनेस की बात तो कोई भी पार्टी नहीं लेकिन कर रही है। विचारधारा की बात है। चाहे कांग्रेस, मैं ये बताऊं, गुजरात में कांग्रेस को अगर खड़ा होना होगा ना, तो जो विचारधारा की बात है ना, कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा है, उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो इनडायरेक्टली ऐसे राहुल गांधी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की ओर मूव हो रहा है। जो कांग्रेस अगर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की ओर मूव होगी तो पूरे देश में भी उसको खड़ा होना मुश्किल होगा। 50 सीट जो 44 सीट आई है ना, वो भी मेंटेन करने की मुश्किल होगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी अगर पनपती तो बंगाल और केरला के बाहर क्यों नहीं निकली? आजादी से, इंडिपेंडेंस से है, वो नहीं निकले। तो विचारधारा का युद्ध है, और विचारधारा के युद्ध में कांग्रेस मात खा गई। कांग्रेस की दिग्गज नेतागिरी, मैं ऐसे ओवरऑल कांग्रेस की बात नहीं करूं, यहाँ के गुजरात के कांग्रेस के जो राज्य कक्षा के दिग्गज नेता, वो लोग बोलते हैं स्टेट लेवल के कि हमारे वो लोग आकर के हमारा पूरा नामा लिख जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस बार ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, प्रियंका गांधी तो आई ही नहीं है, उसकी बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत प्रचार कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने ऐसा किया कि जब केंद्र के दिग्गज नेता आते हैं तो गुजरात में कुछ ना कुछ उलटफेर करके जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दे देते हैं। खड़गे ने वही किया। नरेंद्र भाई ने कल या परसों 2 रावण वाला मुद्दा उठाया, औकात वाला मुद्दा उठाया। इसलिए गुजरात की जो राज्य कक्षा की नेतागिरी है, वो तो चाहते हैं कि वहां से कोई न आए तो हम ज्यादा सीटें जीतेंगे उनकी एब्सेंस में। तो ये मौत का सौदागर सब लोगों को मालूम है, नीच वाला सबको मालूम है, चाय वाला सब मालूम है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो ऐसे बयान को कोट क्यों करते हैं, ऐसी चीजों को हवा क्यों देते हैं? उन्हें इन सारी चीजों का जवाब देने की जरूरत क्या है? उन्माद जगाना है ना। जब वोटर इस बार इस चुनाव में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, फायदा लेना है। उन्माद जगाने का सीधा मतलब है फायदा लेना है। उनको उन्माद जगा करके वोटर को मतदान मथक तक लेके आना है। मुद्दा है नहीं चुनाव में, कोई इश्यू है नहीं इस चुनाव में, तो इश्यू के लिए ये सब एक मेरी मतलब केंद्र की जो कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतागिरियां आकर के कुछ ना कुछ मुद्दा दे के जाते हैं। और इसी वजह है कि गुजरात स्टेट यही पसंद करते कि कांग्रेस, क्योंकि फिर आपने अशोक गहलोत का बात बोला। अशोक गहलोत किस मुंह पे गुजरात में प्रचार करेंगे? राजस्थान में क्या हुआ सबको मालूम है। अगर गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करना है, अभी उनके पास 2 दिन है, शायद कल का दिन है। गुजरात में उठ रहे सवालों के चलते उन्होंने सचिन पायलट, मैं यही बोल रहा हूं, वहां भी उन्होंने पैचअप कर लिया। यहां पर सचिन पायलट की हाजिरी जरूरी है। कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी नहीं है जी। कौन से नेता को कौन से स्टेट में, कौन से इलाके में उतारना, उसकी एक जो स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें कांग्रेस मार खा जाती है। सचिन पायलट को आना चाहिए था, सचिन पायलट को ज्यादा से ज्यादा वेटेज देना चाहिए था बजाय कन्हैया कुमार। तो ये डिफरेंस है। सचिन पायलट उतरते तो कांग्रेस को 10,000 वोट बढ़ा के जाते, कन्हैया कपूर उतरते तो 5,000 वोट डाउन करके जाते। तो ये स्ट्रेटेजिकल जो व्यू है ना, स्ट्रेटेजिकल व्यू में कांग्रेस हमेशा मार खाती है। मैं हमेशा कांग्रेस के जो नेता यहाँ आए हैं पूरे 1 महीने में, उनसे पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र से लौटा दिया गया, क्या यहाँ एक्सटेंड किया जाता फायदा होता? मैं तो ये बोलता हूँ भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए था। और अगर राहुल गांधी को यहाँ पर जैसे 77 सीटें आई थी, राहुल गांधी ने करीब 70 रैलियां की थी गुजरात में जी। अकेले पाटीदार आंदोलन का इंपैक्ट तो था ही, साथ साथ राहुल गांधी ने खुद कॉन्सेंट्रेट किया था। उस टाइम पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो कुछ आलू बालू की सब हुई थी, लेकिन वो तो एक इलेक्शन के माहौल में ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। इस बार कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता अगर गुजरात में उतर जाते 1 साल पहले, ये कांग्रेस क्या है, वो जो मॉनसून के जो कीड़े होते हैं ना,
वो मानसून के कीड़े हैं। चुनाव आता है 2-4 महीने पहले जागते हैं और सब काम करते हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी जो है वो बूथ मैनेजमेंट में बहुत माहिर है। आप सोचो, सबसे पहले 1 बूथ 10 यूथ की योजना आई, उसके बाद पेज प्रमुख की योजना आई, उसके बाद अर्ध पेज प्रमुख की योजना, और इस बार आपको मालूम है पेज कमेटी। भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करती है, उसके बावजूद स्टार प्रचारकों का जो काफिला उतार दिया गया है एंड मोमेंट पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। ये ऐसा गुजरात के चुनाव में, गुजरात की सियासत में मैंने कभी देखा नहीं है, ना आपने देखा होगा। अब मैं एकदम सच बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो इतनी मेहनत कर रही है स्टार प्रचारक, मेहनत है कि डर गई है? डर नहीं रही है। भाजपा को डर था कि वो भाजपा से हारेगी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 1980 के बाद ये हुआ है कि इतना बड़ा रिबेलियन हुआ है जी। और ये रिबेलियन की वजह से इतनी मेहनत हो रही है, न कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के डर से। अपने खुद के रिबेलियन के डर से उन्होंने इतना बड़ा शो ऑफ करना पड़ा है, अपने घर के लोगों से ही बचने के लिए और घर के लोगों के सामने ही जीतने के लिए इतनी बड़ी सेना उतारनी पड़ी है। जो बगावत लगातार सामने आई थी 32 मई से 19 लोग भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो लड़ रहे, और 12 ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास्ट में विधानसभ्य थे, जैसे कि अपने डभोई में बालकृष्ण डोला लड़ रहे, वैसे जो धारासभ्य लड़ रहे, तो वो धारासभ्य लड़ रहे, वैसे सहकारी आगेवानी जो सावली में राहुल जी लड़ रहे। तो ये जो एक नहीं है, ऐसी करीब 42 सीटें हैं जहां पर भाजपा वर्सेस भाजपा का ही खेल है। जी। तो वो भाजपा वर्सेस भाजपा का खेल की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बाकी इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लोकसभा चुनाव में भी मैंने इतना तामझाम नहीं देखा कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब समाज के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हो। वैष्णव समाज के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, मुझे पता है, मैंने आपको देखा। तो कैसे देखते हैं इस सारी चीजों को? फिर उन्होंने क्या किया, अब आप सोचो, ये स्ट्रेटेजी की बात है। उस मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मार खा जाती है, महत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी से। उनको ऐसे लगा कि अब हमारे पास रिबेलियन हो चुका है, अब उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, दिग्गज नेताओं को उतार दिया गया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो समाज थे, कि जिस समाज का थोड़ा बहुत प्रभुत्व है, जिसके वोट से थोड़ी से, गुजरात में बड़ौदा की बात करें तो वैष्णव समाज करीब 2 लाख वोट है, तो ऐसा करने से 2 लाख वोट इंपैक्ट करे, मतलब तो पूरी सीट 2-3 सीटें निकल जाए। तो उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया ओबीसी का। मैं आज आपके दर्शक को साफ बताता हूं, 6 महीने पहले से मालूम था कि इस बार रिबेलियन होना है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मालूम था कि रिबेलियन होना है। उन्होंने 6 महीने पहले से ही, मैं बात बताऊं, जुलाई 2022 से प्रयत्न किया, सब क्लासिफिकेशन। उन्होंने सतवारा समाज का डेलीगेशन, 300-400 लोगों का डेलीगेशन हर दूसरे दिन अटेंड करते थे। वैसे 32 डेलीगेशन अटेंड किए। उसमें सतवारा समाज है, विश्वकर्मा समाज है, माली समाज है, नाई समाज है। ये मैं बोल रहा हूं सब क्लासिफिकेशन ओबीसी। तो ये जो ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन हुआ ना, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव जिताएगी ना, तो वो सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी, जिसको साथ में लिया। आप देखो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने माली समाज, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज के लिए स्पेशल पॉइंट लिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट लिया है उनके लिए बोर्ड निगम, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। और ये बात कैसे आई, जब उन्होंने पेज कमेटी बनाई। हर एक पेज पे 30 मतदार होते हैं, उनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य बनाए हैं पेज कमेटी के। अब सब उसके 30 है, तो एक पेज पर 5 या 6 परिवार के लोग होते हैं। 30 में एक परिवार से एक सदस्य बना, उसके साथ अगर दूसरा 2 वोट दे दे तो 30 में से 15 वोट हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिल गया। अगर ऐसे उन्होंने जितनी पेज कमेटी बनाई है, उनमें से 70%, मैं 100% की बात नहीं करता हूं, 70% पेज कमेटी भी अगर इतनी एक्टिव रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% के आसपास आराम से आ जाएगा, और वही उनको चुनाव जिताएगा इस बार। पिछली बार मुझे लगता है 49% समथिंग था। हाँ, तो इस बार बस वही मेंटेन रहेगा। इतनी लड़ाई के बावजूद भी वो मेंटेन करेंगे। वो ये पेज कमेटी बनाने से उनको ध्यान में आया कि माली समाज है, सतवारा समाज है, वो विश्वकर्मा समाज है, नाई समाज है, ये इतने समाज है जो समाज को पकड़ के अगर उनका टोटल मारो तो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन। अगर आप 50% वोट शेयर की बात कर रहे हैं तो और 50% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पे डिवाइड होगा। आम आदमी पार्टी की तो ज्यादा क्या उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? आम आदमी पार्टी को मैं 3-4 से ज्यादा सीटें नहीं देता हूँ। कौन कौन सी सीट उनके पाले में आ सकती है? अभी बात कहना जल्दी, लेकिन वो 3 के 4 सीट से ज्यादा उनके पास नहीं आएगी, और करीब 10 से 12% वोट उनको मिलेगा। एक आध सूरत की
एक आध आदिवासी ट्राइबल इलाके जो चैतर वसावा की हमने बात की, सौराष्ट्र से और एक आध नॉर्थ में तो शायद नहीं आएगी। ईसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया। ईसुदान गढ़वी सीट नहीं जीतेगा, नहीं जीतेंगे। गोपाल इटालिया भी नहीं जीतेगा। चलिए, ये दोनों बातें मैं नोट करके रखती हूँ। दो बड़े चेहरे ईसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया। मैं आपको बताऊं, गोपाल इटालिया, इसका गणित बताइए। ईसुदान गढ़वी मैं क्यों बताऊं, मैं गणित बताता हूँ। गोपाल इटालिया ने कल 12 बजे एक ट्वीट किया, मतलब उन्होंने 12 बजे हार स्वीकार ली। उन्होंने ऐसा बोला कि पूरे गुजरात का ईवीएम ठीक चलता है, सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम नहीं चलता। अब ट्वीट देखो, मैं ट्वीट पर, मेरे पास है ट्वीट जी। तो उन्होंने ट्वीट में ये लिखा, एग्जैक्ट ट्वीट ही हम पढ़ते हैं, दर्शकों को बताए कि वो क्या ट्वीट किया। कल ही गोपाल इटालिया की सीट पर जब कम मतदान हुआ था, तब लगातार बातें सामने आ रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो, उन्होंने वो ट्वीट किया है, कतारगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराया जा रहा है। इस तरीके से भाजपाई गुंडों के दबाव में ही काम करना है तो फिर चुनाव हुई क्यों करवाते हो। पूरे प्रदेश मतलब पूरे गुजरात में 89 सीटों पर जब वोटिंग हो रही है, औसतन 3.5% मतदान हुआ है। ये बात थी 10:30 बजे तक जी। लेकिन कतारगाम में सिर्फ 1.4% हो पाया है। एक छोटे बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। तो ये यहीं से, क्योंकि ईवीएम जो होते हैं, ईवीएम थोड़ी स्लो चलेंगे और वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलेंगे। अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले तो सभी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी बूथ पर स्लो चलेंगे जी। ये सुबह में 10:30 बजे ही हार स्वीकार कर ली थी। और फिर तो वोटिंग भी बहुत कम हुई जी। पाटीदार वोट करने निकले नहीं। उन्होंने 2 घंटे 7 बजे वोटिंग, 3.5 घंटे में उसको अंदाज आ गया था कि अपने वोटर बाहर नहीं निकलने वाले जी। तो ये जो ईसुदान की बात करते हो, ईसुदान जिस जाम खंबाड़े की सीट से चुनाव लड़ते हैं, उस सीट हमेशा वो आहिर समाज की सीट है जी। वो गढ़वी है, वहां पर 2.5 लाख वोटर से गढ़वी के वोट खाली 30,000 है। ये गढ़वी समाज का है जी। वहां पर आजादी से लेकर के आज तक कांग्रेस हो या भाजपा हो, आहिर समाज का ही उम्मीदवार चुनाव जीता है। अच्छा, कभी भी और ज्ञाति का चुनाव उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। वहां जो लड़ रहे हैं वो दोनों आहिर है, दोनों आहिर और ये गढ़वी है। तो दोनों आहिर, हमेशा 2 आहिर ही लड़ते हैं। पहली बार एक गढ़वी ने चुनाव लड़ने की हिम्मत किया है। मैं तो बोलता हूँ टफ फाइट देगा लेकिन जीतेगा नहीं। अच्छा, चलिए, ईसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया का भविष्य क्या होगा, 8 दिसंबर को नजर रहेगी। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत रही है, क्योंकि 77 मतलब काफी वोट शेयर, 41 या 43%, कितना वोट शेयर था उनके पास? 42% था। 42% वोट शेयर था कांग्रेस पार्टी के पास। 2017 में कम होगा या बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी कि घटेगी, क्या मैं इस बार बात बताऊं, अभी जो कल वोटिंग हुई उसके बेस पर मैं बताऊं तो सौराष्ट्र और कच्छ मिलाकर के 54 सीटें हैं, 54 सीट्स हैं जी। 54 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 33 सीट्स मिलेगी और 48% वोट मिलेंगे। अच्छा, कांग्रेस को करीब 18 सीटें मिलेगी, 38% वोट मिलेंगे, करीब 4-5% वोट कम होंगे। आम आदमी पार्टी को करीब 1 या 2 सीटों की उम्मीद की जा सकती है पहले चरण। हाँ, और उसमें करीब 12% वोट आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। अच्छा, तो कांग्रेस के जो वोट है वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी काटेगी और भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3% वोट आम आदमी पार्टी काटेगी शहरी इलाकों से जी जी। और अगर साउथ गुजरात की बात करें, दक्षिण गुजरात जहां पर 35 सीटें हुई थी, उसमें 35 में से भारतीय जनता पार्टी करीब 30 सीट ले सकती, 28 सीट ले सकती है और 52% वोट मिलेंगे। कांग्रेस जो है उसको करीब 4 सीटें मिलेगी 34% के वोट के साथ। आम आदमी पार्टी को शायद 1 सीट, वो चैतर वसावा और जो 1-2 सीट है वो निकालेगा, उसको करीब 11% वोट मिलेंगे और एक इंडिपेंडेंट निकालेगा जी, तो उसको करीब 3% वोट मिलेंगे। एक इंडिपेंडेंट वो जीत सकता है। ये गणित है, वोट शेयर ये गणित है उसका। तो मतलब टोटल 89 को मिला करके 60+ सीटें बीजेपी की आ रही दिख रही है, कांग्रेस की करीब 22-23 सीटें दिख रही है, आम आदमी पार्टी की करीब 2 या 3 सीट दिख रही है, यानी कांग्रेस और एक अपक्ष दिख रहा है। जी, कांग्रेस का जो दबदबा था वो शायद कम होता हुआ, क्योंकि वहां जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, उससे ज्यादा खुद का दबदबा उनका बहुत ज्यादा है कुछ प्रत्याशियों का। जेतपुर जामगंडोरना की जरूर मैं बात करना चाहूंगी, 7% वोट कम हुआ है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां सभा करके आए, 1 लाख लोगों को खाना खिलाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन पाटीदार फैक्टर वहां पर बड़ा पाटीदार का रोल है वहां पर, मैंने ऑलरेडी बताया। और आपका 7% की बात करते हो, प्रधानमंत्री मोदी के जाने का भी फर्क नहीं पड़ा। बोल रहे हो, करीब मैं आपको बताऊं करीब 10% और 12% वोट भी कम हुए वोटिंग। मैं बताऊं आपको कहां पर हुआ, करीब 10 से 12%। जामनगर सिटी की बात करें तो करीब 9%, 10% वोटिंग कम हुई है जी। तो वो जामकंडोरना तो आप 7% की बात करते हो, तो ऐसे 10%, 13% है। एक विधानसभा इलाके में
13% यहाँ वोट कम प्रधानमंत्री हुए। खुद सभा करके आए थे। नहीं, उसका प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई है वो सभाएं क्या है, एक साथ 15-20 सीटों पर रिपल इफेक्ट की बात है। कल सपोज कि उन्होंने रोड शो किया तो उसकी इंपैक्ट करीब 30 सीटों पर पड़ेगी। तो मतलब वो पर्टिकुलर सीट देख के प्रचार नहीं करते। वो प्रधानमंत्री ने बोडेली में सभा किया तो उसका मतलब उसको 4-5 सीटों पर एक डायरेक्ट इंपैक्ट डालने की बात थी। जी बिल्कुल। तो वो सभा ऐसे होती है। तो ये जो वोटिंग कम हुई वो पाटीदार फैक्टर ही है। आम आदमी पार्टी ने कड़वा पाटीदार को ज्यादा वजूद दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने लेवा पाटीदार को ज्यादा वजूद दिया था। ये जातिवाद सौराष्ट्र में ज्यादा मजबूत है, जितना मध्य गुजरात में जातिवाद इतना मजबूत नहीं है जितना सौराष्ट्र में है। जी। तो एक दूसरे के लिए फना होने के लिए तैयार होते, इतना मजबूत है। तो कड़वा लेवा का फैक्टर भी वहां पर रोल प्ले कर गया और इसलिए निष्क्रिय हो गए वोटर। नाराज नहीं देना है बस वोट, बस इस। और यही वोटर नोटा में वोट नहीं देते, नाराज जरूर है, ये कहना चाहेंगे आप? नोटा जरूर नोटा में नहीं डालते, वोट करने ही नहीं निकलते। वोट करने ही निकलते। ये गुजरात का वैसे थोड़ा सा ट्रेंड भी रहा है कि यहाँ चुनाव को लेकर जो उत्साह अन्य राज्यों में देखने मिलता है वो गुजरात में देखने नहीं मिलता है। यहाँ लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें या तो फिर ना ही करें, या फिर कोई मजबूत विकल्प नहीं मिलता है, और इसी विकल्प के चक्कर में वोट हमेशा ही कम पड़ते हैं और इसीलिए लोकतंत्र को नुकसान भी पहुंचता है। दूसरे चरण में क्या लगता है कितना वोटिंग हो सकता है? दूसरे चरण में वोटिंग, अब हमारे पास मध्य गुजरात बचा है और उत्तर गुजरात बचा है। वोटिंग पैटर्न तो यही रहेगी, वोटिंग पैटर्न यही रहेगी, क्योंकि उसमें क्या, मैंने पहले ही बोला है, चुनाव से पहले 15 दिन पहले भी बोला था कि 63 से 65% के बीच में वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में 63 हुई है, अगर 65 भी होगी तो बस उसके आसपास ही वोटिंग, उनसे ज्यादा इस बार वोटिंग होने वाली नहीं है। जी चलिए, बीजेपी की कितनी सीट, कांग्रेस की कितनी सीट और आम आदमी पार्टी की कितनी? मैं अगर आप गुजरात का ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 126 सीटें मिल सकती है। अच्छा, आप भी सेंचुरी से ऊपर जा रहे हैं। और 126 ±5 जी, मतलब लोएस्ट 121, मैक्सिमम 131, उसके आसपास सीटें मिलेगी। कांग्रेस को लोएस्ट 46, मैक्सिमम 55 मिलेगी। आम आदमी पार्टी को 2 से लेकर के 4 के बीच में सीटें मिलेगी, और इंडिपेंडेंट और अदर्स मिलकर करीब 2 सीट आएगी। ओके, चलिए। जैसे पादरा से प्रोबेबिलिटी है कि एक इंडिपेंडेंट आ जाए, तो वाघोडिया से शायद एक इंडिपेंडेंट, तो ऐसे 2 सीटें इंडिपेंडेंट की। वाघोडिया से कौन जीत सकता है? धर्मेंद्र सिंह, कहना जल्दी। उसमें क्या है कि क्षत्रिय मतदार अगर 3 खेमे में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल भी ले, और अगर वो तीन खेमे में अगर डिस्ट्रीब्यूट न हो जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत सकता है। जयेश भाई, आपका सर्वे भी होता है, वडोदरा की जो 5 सीट है और जिला की जो 5 सीट है, वडोदरा की 5 सीटों पर कुछ उलटफेर नजर आ रहा है। वडोदरा की 5 सीट बीजेपी जीतेगी, लेकिन लीड शायद वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो लीड उसकी कम होगी। और उसमें सयाजी के जैसा उसका अमीर रावत है तो वो थोड़ा 10 लास्ट टाइम के कैंडिडेट से 10-12 हजार वोट। अमीर रावत लगातार दावा कर रही है कि वो जीत रही हैं। नहीं, जीतने वाली तो कोई बात नहीं है। वो 60% जो वोट था कट के अगर 50% हो जाए तो जीतने की बात नहीं है, लीड कट कर सकती है। और चैतन्य देसाई अकोटा में एक कमजोर मोहरा कहा जा रहा है, तो बीजेपी के नाम पे जीतना है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीतना है, लेकिन जिले की जो सीट है वहां जरूर कुछ ना कुछ उलटफेर सामने आ सकते हैं। 120 से 130 पादरा, वाघोडिया और डभोई, देख सकते हैं। डभोई में भी शैलेश मेहता इस बार थोड़े से डामाडोल दिख रहे हैं। फिर 2 दिन से फिर 2 दिन से थोड़ा वहां सभा भी की है कल, 2 दिन से थोड़ा बहुत फिर वापस दिख रहा है, लेकिन वो कांटे की टक्कर वाली सीट है। कांटे की टक्कर डभोई में हो सकता है शैलेश मेहता को थोड़ी सी दिक्कत आए, और पादरा और वाघोडिया की सीट तो पहले से ही फंसी हुई है, क्योंकि वहां पर जब टिकट के आवंटन की बात आई थी तभी से काफी बवाल, और पूरे गुजरात में टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई सीट्स हैं ये। 120 से 130 सीट भारतीय जनता पार्टी की दावा कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट जय शाह। 46 से 55, 46 to 55 कांग्रेस को मिल सकती है। 2 से 4 सीट आम आदमी पार्टी के पाले में जा सकती है और 2 सीट निर्दलियों को मिल सकती है, ये बात कह रहे हैं। 8 दिसंबर अब नजदीक ही है, वैसे 5 दिसंबर उससे भी ज्यादा नजदीक है, और फिलहाल हम जहां जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, यही होता है। क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? जवाब 8 दिसंबर को मिलेगा, लेकिन जवाब ढूंढने की कोशिश मैं लगातार कर रही हूँ। जयेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयेश भाई के साथ आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। जब परिणाम आ जाएंगे फिर एक बार हम बैठेंगे, कितना वोट शेयर, किस पार्टी को नुकसान हुआ, किस पार्टी को फायदा हुआ, ये जरूर हम बात करेंगे। इसके लिए आपको हमेशा वीएनएम के साथ जुड़े रहना है। 5 दिसंबर को वडोदरा में और पूरे गुजरात में जहां जहां मतदान होना है उसकी पल पल की खबरें, और साथ ही 8 दिसंबर को परिणाम लेकर मैं आपके सामने बैठूंगी। हर एक सीट पर यहाँ चर्चा होगी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आएंगे, यहाँ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आएंगे, यहाँ आम नागरिक भी आएंगे। आप भी आ सकते हैं अगर आप यहाँ कुछ कहना चाहते हैं।
वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं हुआ है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ये सारी बातें आपको हमेशा सुनने मिलती है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी को हम लगातार आपके लिए लाइव उपलब्ध कराते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।